गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा इकोनॉमी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के पार्ट पर हमने इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन और साथ में प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो हम उसी प्लानिंग का जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म करने के बाद अपने थर्ड टॉपिक यानी हमारा जो तीसरा हिस्सा है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, उसको हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो हम टॉपिक के पार्ट पर देख चुके हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर हम इंट्रोडक्शन की एज सच बात करें, तो हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंस किया था। तो आप अपने कमेंट के चैनल में बताएं कि इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में हमने आपको किसको बताया था, एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल, जिनकी पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें वर्तमान इकोनॉमी के जितने भी आप फॉर्मूले यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं, थ्योरीज यूज़ करते हैं, वो सब वहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में हमने इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब यानी समष्टि, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, और माइक्रो मतलब यानी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है, एकल उपभोक्ता की बात हो रही है। तो वहाँ पर हमने जो डिवीज़न किया था, इस डिवीज़न को किसने किया था? इस डिवीज़न को किया था रैगनर फ्रिक्स ने। और इसीलिए आगे चलकर 1969 में जो इकोनॉमी में एक तरह से पहला नोबेल प्राइज़ है वो उनको दिया गया था। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ शुरू कब से किया गया? 68, लेकिन दिया गया पहली बार 1969 में। तो ये हमने एक तरह से डिफाइन किया था इंट्रोडक्शन के पार्ट पर। जहाँ तक प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में हमारा 1951 से लेकर 2012 तक ये हिस्सा हमारा एक तरह से कवर हो रहा है। किसमें? 5 ईयर प्लानिंग में। 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के पार्ट से। तो हम प्लानिंग के हिस्से में डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि 2015 के पहले भारत में प्लानिंग के लिए दो संगठन हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने थर्ड प्लान और जो गैप ईयर था, देखिए प्लानिंग हमारे यहाँ जब 1951 से स्टार्ट हुआ था तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1951 से लेकर 1966 इसके बीच में हमारे 3 प्लान थे, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। और इसी समय में अगर आप देखें तो 1962 का चीन से युद्ध, 62 का चाइना वॉर, 65 का पाकिस्तान से हमारा जो युद्ध हुआ, और साथ साथ अगर आप तीसरा देखें तो 65 और 66 में भारत में बड़ा सूखा पड़ा, ड्राउट था, उस कारण से एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ। तो सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि 5 साल के लिए प्लानिंग की जाए, और हमारे प्लानिंग में पहला गैप आया था 1966 से 69। और ये जो गैप हमारा था, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन आगे बढ़ा था। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें विश्व स्तर पर कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट वर्ल्ड लेवल, देन नॉर्मन बोरलॉग। और ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गेट। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए थे। अब आगे हम अपने आगे के हिस्से पर आते हैं, तो हमें अपने चौथे प्लान के बारे में डिस्कस करना है। हम थोड़ा सा जितनी भी प्लान 4 से लेकर 12 उनको डिस्कस करते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ प्लानिंग का जो नया चेंज हुआ है, जो 1 जनवरी 2015 के पार्ट से आया है, यानी 1951 से लेकर 2050 तक की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, और 2015 के बाद क्या है, वो हम बेसिकली देख रहे हैं। तो चौथे प्लान को आप देखें तो ये 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 के बीच में था। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, यानी विकास भी करना है और स्थिरता भी लानी है, यानी स्थिरता के साथ विकास करना है, यानी जो विकास होगा उसको कंटिन्यूस रखना है, ऐसा नहीं है कि चेन ब्रेक कर जाए। दूसरा हिस्सा देखें तो एक और था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। अब देखें भारत सरकार की तरफ से इसी कोविड-19 के समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। तो ये अब देखें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात हमने पहले भी की है, कब? चौथे प्लान में। और फोर्थ प्लान के पार्ट पर आप देखें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हम आगे बैंकिंग में भी डिस्कस करने वाले हैं, जब मनी एंड बैंकिंग हम करेंगे, ये है 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 निजी बैंकों को एक तरह से नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया और सरकारी क्षेत्र के बैंक में बदला गया। तो ये एक बड़ा कदम था जो आपका कहां पर था? चौथे प्लान के पार्ट पर। इसी के साथ साथ देखें तो भारत के लिए आप ध्यान रखें कि फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, ये ऐसे कह सकते हैं अप्रोच के रूप में इसी प्लान में पहली बार अडॉप्ट किया गया। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत में फैमिली प्लानिंग की बात पहले नहीं की गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां पर
पहली बार एक तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, यानी एक जनसंख्या नीति लाई गई, और ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग को एक तरह से एक्सेप्ट किया गया। कब? 1952 में। तो ये किसी भी देश की तुलना में हमने पहली बार किया था। ये अलग बात है कि इसका बड़े पैमाने पर सही से उपयोग न हुआ और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो पहली बार एज ए अप्रोच के रूप में, यानी एक कार्य के रूप में कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ाना, ये चौथे प्लान में लाया गया था। अब चौथे प्लान की बात करें तो ये एक अनसक्सेसफुल, यानी एक असफल प्लान था। अब ये टाइम पीरियड आप देखिए और कोई कमेंट बॉक्स में बताए कि बड़ा कारण क्या हो सकता है इसकी असफलता का, जबकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो असफलता का बड़ा कारण क्या है? 1971 का वॉर, यानी 1971 में बांग्लादेश जो एक निर्माण हुआ पूर्वी पाकिस्तान से एक नए देश के रूप में, उसमें भारत की तरफ से एक बड़ी मदद थी। आप देखें 14 दिन का युद्ध लड़ा गया भारत के द्वारा और इसके माध्यम से बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। बड़ी संख्या में बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में पहुंचे थे। तो ये जो समस्या थी ये 60, अगर हम बात करें तो 60-70 का जो दशक है उसमें एक युद्ध की बात करें तो 62 में युद्ध हुआ है, 65 में हुआ और फिर 71 में। तो कहीं ना कहीं एक जो युद्ध था वो एक बड़ा कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट माना जाता था कि चौथा प्लान हमारा आपका अनसक्सेसफुल रहा या असफल हो गया। तो यहां पर आप देखें तो ये आपका 14 दिन का युद्ध का पार्ट था जिसमें हमने बांग्लादेश का एक तरह से कह सकते हैं नए देश के रूप में निर्माण किया। और ध्यान रखें कि ये पहली बार है किसी विकासशील देश की तरफ से कोई नया देश बनाया गया है। आप देखें दूसरे विश्व युद्ध के बाद माना जाता है कि यूएसए हो या यूएसएसआर हो या इंग्लैंड है, जर्मनी है, इन्होंने नए नए देशों की बाउंड्री बनाई, लेकिन पहली बार था एक विकासशील देश के रूप में भारत ने बांग्लादेश नाम का एक नया देश पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके बनाया। और इसी कड़ी में आप देखें कि अमेरिका का यहाँ पर विरोध था, क्योंकि हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि भारत आज़ादी के बाद से सोवियत संघ यूएसएसआर के ज़्यादा क्लोज था बजाय यूएसए के, और यही कारण था कि अमेरिका धीरे धीरे हमारे विरोध में भी आ रहा था। तो यहाँ पर अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका और उसके जो समर्थक देश थे उन्होंने हम पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। तो ये भी एक कारण था कि हमारी जो आर्थिक स्थिति उसमें कुछ कमी आई। और यहाँ पर आप देखें एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपको ध्यान रखना है और आपके एग्जाम में यहाँ से कभी कभार पूछा गया हुआ है, हम बात करते हैं जब पॉवर्टी इरेडिकेशन या जिसे हम गरीबी हटाओ की कहते हैं। तो ध्यान रखें गरीबी हटाओ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में पहली बार गरीबी हटाओ को या नारे को एक तरह से यूज किया गया, प्लानिंग में नहीं डाला गया लेकिन यूज किया गया। तो ध्यान रखें 1971 का जो चुनाव था, यानी भारत का जो आम चुनाव था 1971 का, इसमें पहली बार इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था। तो जब हम पहली बार बात करते हैं कहाँ यूज किया गया तो ये चौथे प्लान में। और जब ये कहा जाए कि प्लानिंग में सबसे पहली बार गरीबी हटाओ पॉवर्टी इरेडिकेशन को टारगेट के रूप में डाला गया तो 5वें प्लान में, और सही रूप में लागू कब किया गया? 6वें में। तो ये चौथे, 5वें, 6वें तीनों में एक तरह से आपका आंसर के रूप में रहता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो अनसक्सेसफुल प्लान है, बांग्लादेश का कारण था। तो यहां ध्यान रखें अभी तक हमने 1 से 4 तक प्लान किए हैं और केवल हमारा पहला प्लान सफल हुआ है। 2nd, 3rd, 4th तीनों प्लान हमारे अनसक्सेसफुल रहे हैं। अगले पर हम आते हैं अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें। इसका जो टाइम पीरियड आप देखें 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। अब ये प्लान अगर हम देखें तो जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान है 12, उनमें सबसे ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं पूछे जाने वाला प्लान है, क्योंकि अकेला 5 ईयर प्लान है जो अपने समय से पहले बंद कर दिया गया। यानी ये टाइम पीरियड अगर आप ध्यान देखें तो इसी में आपका टाइम पीरियड आ जाता है 1975, जब भारत में इमरजेंसी या आपातकाल लगाया गया। और ये एक बड़ा कारण था कि आगे चलकर 77 के पार्ट पर जब आपातकाल हटाया गया, आम चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी उनकी पार्टी हारी और जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक नई सरकार अस्तित्व में आई। तो 77 के पार्ट पर जो नई सरकार अस्तित्व में आई, उन्होंने सत्ता में आते ही प्लानिंग का जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया। तो ध्यान रखें अकेला प्लान है जो अपने समय से पहले क्लोज कर दिया गया था। तो ये प्लान अगर आप देखें तो 74 से हम 79 जरूर लिखते हैं, लेकिन ये 79 से पहले ही जो जनता पार्टी सरकार थी जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में थे, उन्होंने इस प्लान को बंद किया और इसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और ये कॉन्सेप्ट कहलाता था आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का देखिए मतलब यह था कि जनता पार्टी सरकार यह कह रही थी कि हम 5 साल का प्लान नहीं बनाएंगे, हम 1-1 साल के प्लान बनाएंगे, 4 या 5 साल के प्लान बनाएंगे और लंबे यानी 15 से 20 साल के प्लान बनाएंगे। तो देखिए 3 स्तर पर प्लानिंग चलेगी, यानी छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर और
लॉन्ग टर्म यानी आपका एक तरह से दीर्घकालीन। तो बिल्कुल आपका माइक्रो, मीडियम और लार्ज तीनों स्तर पर जा रहे थे। तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है रोलिंग प्लान का, ये लिया कहां से? तो ये अर्थशास्त्री हैं गुन्नार मिर्डल, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। मिर्डल का कहना यह था कि प्लानिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, 5-5 साल का ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक एक साल की प्लानिंग को मिलाकर 5 साल का, 5-5 साल की मिलाकर 15 या 20 साल का बनाइए। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस, इसीलिए रोलिंग प्लान को ध्यान रखें, अनवरत प्लान भी कहा जाता है, यानी कंटिन्यूस प्लानिंग भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लानिंग की जगह रिप्लेस किससे किया गया? रोलिंग प्लान से। और ये कब से कब तक के लिए था? 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1983। तो प्लानिंग तो बहुत बड़े या लंबे समय के लिए की गई। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, और आप सभी लगभग इसको जानते हैं, कि मोरारजी देसाई लगभग 1 साल तक प्रधानमंत्री थे और उसके बाद लगभग 5-6 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे चौधरी चरण सिंह। तो लगभग 1.5 साल में जनता पार्टी सरकार हट गई। तो 79 के मिडिल में आते आते सरकार गिरी और एक तरह से जो रोलिंग प्लान है वो पूरा सफल नहीं हो पाया। तो रोलिंग प्लान एक तरह से रुक गया और फिर से जब इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में एक तरह से इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई और 1980 के पार्ट पर प्लानिंग को फिर से स्टार्ट किया गया। तो आप ध्यान रखें कि जो हमारा चौथा प्लान का पार्ट था, उससे जब 5वें प्लान में आते हैं तो 5वें प्लान के हिस्से में पूरा 5 साल नहीं पूरा हो पाया और ये पहले ही बंद कर दिया गया। और मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि गुन्नार मिर्डल का जो मॉडल है, इसको भारत में लागू कराने के लिए अर्थशास्त्री डी.टी. लक्कड़वाला के द्वारा प्रयास किए गए। क्योंकि देखिए, एक विदेशी मॉडल था, भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो गुन्नार मिर्डल का दिया हुआ रोलिंग प्लान है और भारत में डी.टी. लक्कड़वाला उनके मॉडिफिकेशन या उनके द्वारा कुछ जो संशोधन किए गए, उसके बाद उसको भारत में लागू किया गया। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि 79 के मिडिल में आते आते जनता पार्टी सरकार सत्ता से हट गई और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार से हटने के साथ ही रोलिंग प्लान भी एक तरह से आपका रुक गया। तो जब हम प्लान हॉलिडे की बात करते हैं तो पहला हमने डिस्कस कर लिया है, पहला प्लान हॉलिडे 1966 से 69 के बीच में। और दूसरे अगर प्लान हॉलिडे की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 के बीच में। तो आप ध्यान रखें कि 79 के मिडिल से ही रोलिंग प्लान बंद हो चुका था। तो 79 से पहले का जो समय है, यानी 77 का आधा हिस्सा और 78, उसमें रोलिंग प्लान जरूर चल रहा था। तो वो प्लान हॉलिडे नहीं है। प्लान हॉलिडे आप कब से बोलेंगे? आप तब से बोलेंगे जब से एक तरह से जनता पार्टी सरकार हटी और रोलिंग प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। और इंदिरा गांधी सरकार ने आगे चलकर 1 अप्रैल 1980 से जो अगला प्लान है, यानी कौन सी योजना? 6वीं, उसको लागू किया। तो रोलिंग प्लान को जरूर 6वीं योजना कहा गया जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन ये वास्तविक रूप में नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर इंदिरा गांधी के द्वारा जो 6वां प्लान है वो 1980-1980 से प्रारंभ किया गया। तो एक गैप ईयर आ गया, आप देखें 79 से 80 के बीच में। तो ये हमारे प्लानिंग में दूसरा गैप ईयर है, जिसको हम प्लान हॉलिडे बोल देते हैं। तो पहला हो गया और ये दूसरा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम 5वें प्लान को देखें तो हमने टाइम पीरियड कहां से लिया है? 74 से 79। और ये 5 साल में आप देखें तो लगभग 3.5 साल तो रोलिंग प्लान की जगह आपका 5 ईयर प्लान चल रहा था और 1.5 साल चल रहा था रोलिंग प्लान। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने जब दोबारा सत्ता में 80 के दशक में आई तो उन्होंने यहाँ पर जो प्लान है उसके डिटेल ये बताया कि ये प्लान सक्सेसफुल था, यानी 5वें प्लान में जो लक्ष्य रखा गया उससे ज्यादा प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये बताने के लिए एक तरह से कि आपातकाल में आर्थिक विकास किया गया, आपातकाल में देश आर्थिक रूप में आगे बढ़ा, जबकि लोगों की स्वतंत्रताएं या लोगों की जो फ्रीडम है उसको बड़े पैमाने पर कर्टेल किया गया, रोका गया। लेकिन यहां पर यह बताया गया कि आर्थिक रूप में हमने अच्छा विकास किया और यह कुछ वास्तविकता भी थी कि हमने आर्थिक रूप में अच्छा काम किया। देखिए, सरकार की तरफ से अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि पब्लिक अपनी बात नहीं कह सकती है, कोई विरोध नहीं कर सकता है, तो सरकारी नीतियां जल्दी लागू होती हैं, जैसा चाइना का मॉडल है। लेकिन ये बहुत सस्टेन नहीं कर सकता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो देखें, जो हमारा 5वां प्लान का पार्ट है वो सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान में गिना जाता है। तो आप देखें, पहले के बाद एक दूसरा प्लान आ गया, कौन सा? 5वां, जो एक सफल पंचवर्षीय योजना या सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान में गिना जाता है। 2nd, 3rd, 4th ये तीनों हमारे अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट पर आते हैं। तो रोलिंग प्लान के हिस्से में आप ध्यान रखें कि जब हम रोलिंग प्लान की बात करते हैं तो रोलिंग प्लान अभी हम जब डिस्कस करेंगे कि भारत में प्लानिंग की जगह, यानी 5 ईयर प्लानिंग की जगह जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इस प्लानिंग के टॉपिक में। तो रोलिंग प्लान में आप देखें तो कोशिश ये थी कि जो पहला प्लान था वो एक तरह से एनुअल, यानी वार्षिक रूप में बनाया जाए,
और अभी जो हमारे यहाँ नई प्लानिंग की बात चल रही है उसमें भी यही बात है कि एक एक साल के प्लान होंगे। उसके बाद एक दूसरा जो प्लान है उसमें 3, 4 या 5 साल की बात है। वर्तमान में हमारे यहाँ 3 साल की बात की जा रही है कि 3-3 साल के अंतर पर एक तरह से हम प्लानिंग के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। तो नए कॉन्सेप्ट इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो रोलिंग प्लान में आप देखें तो पहला हिस्सा जो कहता था कि वार्षिक योजनाएं होंगी, दूसरे में 3, 4 या 5 साल के प्लान बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बन क्यों नहीं पाया, क्योंकि सरकारी 1.5 साल तक थी, हमने अभी बात करी मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की, तो इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। एक वार्षिक प्लान और दूसरा उसके बाद सरकार गिर गई। तो रोलिंग प्लान क्या है उसे आप देख लें। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा हिस्सा है उसमें कहा गया कि जो टारगेट है वो 10 साल का होगा, 15 साल का होगा या 20 साल का। तो पहले में 1 साल, दूसरा 3, 4 या 5 साल और तीसरा 10, 15 या 20 साल। तो ये रोलिंग प्लान है और लगातार एक तरह से बढ़ता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ठहराव होगा, वार्षिक को 3 या 4 साल की योजनाओं में बदला जाएगा और 3 या 4 या 5 साल को आगे 10 या 15 साल की बड़ी योजनाओं में बदला जाएगा। तो इसीलिए रोलिंग या कंटिन्यूअस या अनवरत इसको एक तरह से योजना भी कहा जाता है। अब ये एक तरह से आप ध्यान रखें कि ये भारत में 1.5 साल के लगभग आपका लागू था, पूर्ण रूप से नहीं था। और हमारे यहाँ प्लानिंग फिर से आ गई। अगर हम अगले हिस्से में आए तो 6वें 5 ईयर प्लान, ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान है, उससे प्लानिंग भारत में वापस आ गई। तो दूसरा गैप ईयर हमारा खत्म हो गया जो एक तरह से 79 से 80 के बीच में था। अगर हम 6वीं योजना को देखें तो 1980 से लेकर 1985 के बीच में टारगेट आप देखें तो ध्यान रखें कि 5वीं योजना में गरीबी हटाओ को पहली बार लक्ष्य बनाया गया और 6वीं योजना में इसे वास्तविक रूप में सही मायने में लागू किया गया। कारण आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें बहुत कुछ काम नहीं किया जा सका गरीबी हटाने के लिए। तो इसीलिए वास्तविक रूप में सही मायने में जो गरीबी हटाने का काम है, पॉवर्टी एलिमिनेशन का, वो हिस्सा कहां पर आया, वो किया गया 6वें में। और इसी के साथ साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण को बढ़ाने की बात की गई। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता यानी हम अपने ऊपर एक तरह से निर्भर होंगे, बाहर पर निर्भरता कम करेंगे। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की एक तरह से बात हुई, यानी जो गरीब वर्ग है या जो समाज में पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। तो एक तरह से 80 के दशक में सरकार को रियलाइज हुआ कि लोगों का विकास करना और सामाजिक रूप में जो एक अन्याय है उसको सीमित करना, यह सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने एक बड़े पैमाने पर विरोध करते हुए आप देखें आपातकाल के बाद उस समय की जो कांग्रेस सरकार है जो आजादी के बाद से लगातार सत्ता में थी उसको सत्ता से बाहर किया। तो सरकार को उस समय रियलाइज हुआ कि पब्लिक के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है और यह प्लानिंग में लक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ने लगा। और एक लास्ट अगर आप देखें तो सफल योजना थी, टारगेट से ज्यादा इसने अचीव किया। अब गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर लागू किए गए। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया हुआ है, इसमें से शायद 3 योजनाओं के नाम दे दिए गए और एक चौथा कोई दूसरी योजना थी कि कौन सी योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ नहीं है। तो गरीबी हटाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए काम किए गए। तो आप देखें ये कुछ योजनाएं हैं जिनको 6वीं योजना में लागू किया गया। इन योजनाओं के डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि योजनाएं लगभग बंद हो चुकी हैं, लेकिन शुरू की गई थी तो आपको नाम पता होनी चाहिए। पहला अगर आप देखें तो RLEGP यानी रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने के लिए यह योजना थी। दूसरा आप देखें ड्वाक्रा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजना। इसके अलावा NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए। तो आप देखें ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत यहां पर बल दिया गया। अगली योजना देखें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इसका हिस्सा आप देखें तो अभी भी आपका संचालित हो रहा है। और एक लास्ट योजना देखें ट्राइसम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी युवक हैं उनको ट्रेनिंग या कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए एक तरह से मजबूत करना। आप देखें अगर ट्राइसम से मिलता जुलता भारत में आप देखें स्किल इंडिया, यानी एक तरह से स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए सरकार काम कर रही है। तो इसी का एक कह सकते हैं प्रारंभिक हिस्सा ट्राइसम में किया गया ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा थे उनके लिए, कि उनको कौशल देकर रोजगार के लिए आगे मजबूत किया जाए। तो आप योजनाओं के नाम ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी प्लान के पार्ट पर कौन सी योजना थी, तो आप ये ध्यान रखें कि ये यहां पर हमने जो 5 योजनाएं ली हैं ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट पर हम आते हैं 7 5 ईयर प्लान की। अगर हम बात करें
5 साल बढ़ा दीजिए। गैप ईयर नहीं है तो 5-5 साल बढ़ाकर आप कर सकते हैं। जहां पर गैप ईयर है वहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये देखिए 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, ये समय आप देखें तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है बहुत तेजी से हो रही थी, और यही कारण था कि सरकार को लगा कि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन जो आवश्यकता के अनुसार हो रहा था उसमें एक तरह से अब संकट की स्थिति दिख रही थी, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर हम 60 से 70 के दशक की बात करें, यानी 1971 में जो हमारी जनगणना है, यानी एक तरह से 61 से लेकर 71 के बीच में जनगणना के जो 10 साल के आंकड़े थे, उसमें जनसंख्या की वृद्धि दर 24% के ऊपर तक पहुंच गई थी, जो अधिकतम एक तरह से थी भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर हम बात करें। तो उस हिसाब से उसके प्रभाव अब दिखने लगे थे। तो सरकार को लगा कि जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति दिख रही है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं खाद्यान्न उत्पादन को फिर से बढ़ाने की आवश्यकता है, या और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो जो हमने हरित क्रांति में अचीव किया था उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास को दोबारा बढ़ाया। इसीलिए आप देखें 7वीं योजना के पार्ट पर खाद्यान्न उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाना एक नए लक्ष्य के रूप में रखा गया। इसी के साथ साथ रोजगार का सृजन करना, क्योंकि देखिए सामाजिक न्याय की आप बात करें, आप गरीबी हटाने की बात करें तो रोजगार एक आवश्यकता है। जब तक आप रोजगार नहीं देंगे, लोगों को आय उपलब्ध नहीं कराएंगे, आय नहीं आएगी तो अर्थव्यवस्था में विकास किस तरह से होगा? क्योंकि लोग जब आमदनी किसी की बढ़ती है तभी वो खर्च करते हैं। तो खर्च करने के लिए अगर वो कुछ सामान खरीदेंगे तो उस सामान के लिए उत्पादन की आवश्यकता होगी। तो एक क्रम में जुड़ा हुआ है। जब तक उत्पादन होगा, उत्पादन को बिकना भी चाहिए। अगर बिकेगा नहीं तो उत्पादन नहीं होगा। जैसे अगर हम कोविड-19 में देखें तो उद्योग एक तरह से बंद हुए, तो उद्योग जब बंद हुए तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है उसे बंद कर दिया गया। तो अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए मांग है वो भी खत्म हो गई, तो मांग भी नहीं है, उत्पादन भी नहीं है, तो अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। तो ये स्थिति है कि रोजगार की आवश्यकता बहुत है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देखिए उत्पादकता का मतलब क्या है? मतलब जैसे आप खेती में ले लीजिए, 1 हेक्टेयर में मान लीजिए अगर 1000 टन आपका उत्पादन होता है तो उसको बढ़ाकर 2000 टन करना, यानी 1 हेक्टेयर में एक जो यूनिट एरिया है उसमें जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाना। तो कृषि में सरकार की कोशिश ये थी कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, उसके लिए नई तकनीक का उपयोग करना या अन्य तरह से जो भी विकास करना है जिससे कि उत्पादन को 1 यूनिट में ज्यादा किया जा सके। तभी आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कृषि भूमि को बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कृषि भूमि आप बढ़ाना चाहें तो एक ही तरीका है, जो जंगली क्षेत्र है उनको आप साफ करके उनका उपयोग करें। वो एक तरह से पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो उत्पादकता को बढ़ाकर कहीं ना कहीं हम कृषि का क्षेत्र बढ़ाए बिना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार की एक कोशिश थी। और आप इसी कड़ी में देखें तो ये सफल योजना है। तो सफल योजना के पार्ट पर 1, 5th, 6th और ये आपकी कौन सी आ गई? 7th। हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, यही 5 योजनाएं लगातार हमारी जो है वो सफल, यानी 5 से लेकर 8वीं योजना जो हम अगली डिस्कस कर रहे हैं ये सफल है। और उसके अलावा पहली, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं यानी बची हुई 7 पंचवर्षीय योजनाएं सभी अनसक्सेसफुल या असफल रही हैं। देखिए ये जो आपका 85 से 90 का दशक है, इसी दशक के पार्ट पर आप देखें तो भारत में एक आईटी रिवॉल्यूशन मान लिया जाता है। कंप्यूटराइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया, तो नई तकनीक लाई गई। आगे चलकर इस पर एक आरोप भी लगे कि कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन की बात की, कंप्यूटर्स लाए गए या सुपर कंप्यूटर की बात की गई, इन सब ने भारत को आर्थिक रूप से एक तरह से जो अपना विकास है उसकी गति में एक तरह से कमजोर कर दिया। आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक सीक्वेंस होता है, एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद होता है सर्विस सेक्टर, यानी कृषि उत्पादन, यानी कृषि क्षेत्र को आप बढ़ाइए। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण। देखिए मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का मतलब है फैक्ट्री में बड़ा उत्पादन करना। तो आप फैक्ट्री लगाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो रोजगार ज्यादा उत्पन्न होंगे। उसके बाद आप सेवा क्षेत्र में आते हैं, सर्विस सेक्टर। जैसे मान लीजिए आपका जो आईटी सेक्टर है या टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग का पार्ट है, ये सब क्या एक तरह से सर्विस सेक्टर के हिस्से हैं। तो सेवा क्षेत्र को आप वहां बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि हमने कृषि क्षेत्र से सीधे जंप कर दिया, कहां पर? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। आप देखें आईटी सेक्टर में भारत एक बड़ी सुपर पावर है। वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला को आप देखें, या गूगल में सुंदर पिचाई को देखें, एडोब सिस्टम में शांतनु नारायण को देखें, या मास्टर कार्ड में अजय पाल सिंह बंगा। तो आप जहां भी देखें तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडियंस टॉप पर हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति कमजोर है। हम अभी भी चीन की तुलना में काफी कमजोर अर्थव्यवस्था देखते हैं। चीन ने इतना अचीवमेंट कैसे किया? तो चीन ने सीक्वेंस फॉलो किया। कृषि के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, सस्ता और टिकाऊ।
और आज देखें दुनिया के बाजार पर लगभग उसका बड़े पैमाने पर नियंत्रण है। कोविड-19 में इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ा और अब माना जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो चीन पर निर्भरता है वो एक बड़ा कारण रहा कि लोगों ने आर्थिक रूप में अपने आप को ज्यादा कमजोर महसूस किया। तो ये दूर करने की जरूरत है और इसका वितरण होना चाहिए। उसी का फायदा भारत को मिल सकता है कि चीन का बड़ा उत्पादन जो केंद्र है वो भारत में आ सकता है। तो ध्यान रखें कि कृषि के बाद विनिर्माण, उसके बाद सेवा क्षेत्र। हमने कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर अपने आप को आगे बढ़ाया। हमने मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये हमारी एक कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो हमारा मॉडल था उसमें एक कमी थी। 90 के दशक में इसे आगे बढ़ाया गया और 85 से 90 का जो समय था उसी समय इसको ज्यादा आगे बढ़ावा दिया गया। कंप्यूटर्स लाए गए या जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में जो रिसर्च है वो ज्यादा आगे बढ़ाए गए। तो ये सब एक तरह से 85 से 90 में किया गया। आगे आते हैं। अब आगे का जो दशक है वो भारत में आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थितियों में एक माना जाता है और ये समय अगर आप देखें तो 1991 का है। तो 90 के दशक के पार्ट पर आप देखें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर राजीव गांधी जब सत्ता से हटे, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए प्रधानमंत्री, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उनके बाद एक तरह से चुनाव हुए और चुनाव के बाद सरकार में आए नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 91 की अगर हम बात करें तो 91 को एक तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस वर्ष को आप जल विभाजक मान सकते हैं। विच ईयर इज नोन एज द वाटरशेड इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है? 1991। कारण कि 91 वो साल था जिसमें भारत में एलपीजी, इसको आप बोलते हैं शॉर्ट में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसको बढ़ावा दिया गया। और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार यही 3 हिस्से हैं। आप कह सकते हैं नए सुधार लागू करना, आर्थिक सुधार या उदारीकरण, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन 3 बड़े आधार हैं जिनको हम एलपीजी सुधार के नाम से जानते हैं। और ये प्रारंभ किया गया कब? ये 24 जुलाई 1991 के पार्ट पर इनिशिएट किया गया और इनिशिएट करने में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका प्रमुख योगदान था। तो इसीलिए जो एक मॉडल का पार्ट है इसे राव मनमोहन मॉडल भी कह दिया जाता है, जो एलपीजी पर यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित था। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या है? देखिए उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि 90 के दशक के पहले अगर आपको भारत में कोई उद्योग लगाना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, यानी आप सरकार से लाइसेंस लीजिए तब उद्योग लगाइए। आज के समय में लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है। कुछ अभी बचे हुए हैं, जैसे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कोई परमाणु खनिज है, ऐसा कोई भी आपका मिनरल है जिसका एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है, तो वो अभी लाइसेंस सिस्टम में बंधा हुआ है। तो बहुत सारे उत्पाद हैं जो खतरनाक माने जाते हैं, जैसे जितने विस्फोटक हैं वो लाइसेंस सिस्टम में बंधे हुए हैं, शराब का उत्पादन लाइसेंस सिस्टम में बंधा हुआ है, तंबाकू से संबंधित उद्योग लाइसेंस सिस्टम में है। तो जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वहां पर अभी भी लाइसेंस सिस्टम है। इसके अलावा अगर आपको कोई उद्योग स्थापित करना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से अनुमति नहीं लेनी है, बिल्कुल लेनी है, लेकिन लाइसेंस सिस्टम में क्या था, आपको मान लीजिए 2 साल के लिए लाइसेंस दिया गया तो उसको आप रिन्यू कराइए। तो वो एक तरह से सरकार पर आपकी निर्भरता बढ़ा देती है, जिससे हम बोलते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। तो वो बहुत ज्यादा था। तो जब उदारीकरण लाया गया तो ज्यादातर जगह से लाइसेंस सिस्टम को हटाया गया, जिससे उद्योग ज्यादा अच्छे से काम कर सकें, उन पर रोक टोक कम की गई। तो ये उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहलाया। प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो 90 के दशक के पहले भारत में जो बड़े क्षेत्र थे वो सरकार चलाती थी, यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कम हिस्सा था। तो 90 के दशक के पार्ट पर 91 में जब सुधार हुए तो सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए ज्यादा क्षेत्रों को खोल दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर जगह में काम कर सकता था, पब्लिक सेक्टर तो कर ही रहा था, प्राइवेट को भी अनुमति दी गई। तो ये प्राइवेटाइजेशन। और जहां तक हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, भूमंडलीकरण, मतलब बाहर की कंपनियों को भी हमारे यहां काम करने की अनुमति दी गई और बड़े पैमाने पर, जो एक तरह से एफडीआई पॉलिसी के माध्यम से लाया गया, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये 3 नीतियां थी जिनके आधार पर भारत में 91 में आर्थिक सुधार शुरू किया गया। अब 90 के पार पर जो सरकारें आई उनके पास 5 साल के लिए कोई प्लान नहीं था, सरकार स्थिर नहीं थी। जैसे हम वीपी सिंह की सरकार की बात करें, वो लगभग 1 साल के अंदर आपकी सरकार से बाहर चली गई। जो एक समय से आप कह सकते हैं जो राम जन्मभूमि या इस तरह के जो मुद्दे उस समय एक्टिव थे, तो उन कारण से माना जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता भारत में थी। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में, क्योंकि 90 से 91 का दशक है जब सोवियत संघ, भारत का सबसे बड़ा सहयोगी यूएसएसआर, ये
विघटित हो रहा था, ये टूट रहा था, और इसी में से रूस और 14 देश बाहर निकले। तो हमारा जो सबसे बड़ा निर्यात का बाजार था वो अचानक हमारे हाथ से निकल गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी कमजोरी सोवियत संघ के टूटने से भी मिली। तो 90 के दशक में ही आर्थिक स्थितियां खराब क्यों हुई? तो पहला बड़ा कारण आर्थिक जो हमारी निर्भरता, या कह सकते हैं जो हम सोवियत संघ पर बड़े पैमाने पर निर्भर थे, उसके टूटने से प्रभाव पड़ा। दूसरा, हमारे यहाँ जो राजनीतिक स्थिरता थी वो ठीक नहीं थी, सरकारें जल्दी जल्दी बदल रही थी, चाहे वो बीपी सिंह की सरकार हो या 5-6 महीने के लिए सत्ता में कांग्रेस के समर्थन से आई चंद्रशेखर की सरकार हो। तो इस कारण से कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियां बहुत मजबूत रूप में नहीं आ पाई। 91 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब अंतिम परिणाम आए और कांग्रेस को सत्ता बनाने लायक एक तरह से जो बहुमत उन्होंने आसपास अन्य लोगों से जुटा लिया, तब 91 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह बने वित्त मंत्री। तब 91 में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। तो अगर आप ध्यान दें तो 1990 से 92 ये हमारी प्लानिंग में तीसरा गैप ईयर है। तो 3 हो गए, 66 से 69, 79 से 80 और 90 से 92। तो 3 गैप ईयर हो गए, विराम, या जिनको आप योजना में अवकाश कहते हैं। 92 यानी अगर आप 1992 से लेकर आगे आप बात करें 2017 तक, तो भारत में आगे चलकर देखेंगे प्लानिंग में कोई गैप नहीं है। लगातार साले जितने भी प्लान है वो लागू हुए, किसी भी तरह का गैप ईयर इसमें नहीं आएगा। लेकिन 92 के पहले आप देखें 3 बार गैप है, वो आपको ध्यान रखना है। तो तीसरे से चौथी योजना में जाने में पहला गैप है। उसके अलावा अगर आप देखें 5वीं से 6वीं योजना जाने में दूसरा गैप है। और यहां पर आप देखें तो हम कौन सी योजना डिस्कस कर चुके हैं? 7वीं। तो 7वीं से 8वीं में जाने में एक गैप है। तो किन योजनाओं के बीच में विराम था वो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 90 से 92 का दशक है, इसमें अगर आप देखें तो दूसरी बार भारत में जो रुपए है उसका क्या किया गया? डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन या इसका अवमूल्यन किया गया। हम पहली बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पॉइंट को बताइए कि भारत में रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था पहली बार। अगर आप लोगों को पिछले क्लास का याद हो तो मैंने आपको एक डेट याद दिलाई थी, लिखी थी, याद करना काफी आसान है इसे, यानी 6 जून 1966। तो आपको 666 याद रखना है। तो 6 जून को और 1966 में जो रुपए है उसका पहली बार अवमूल्यन किया गया था, यानी उसका मूल्य घटाया गया था। और ये दूसरी बार बड़ा किया गया कब? ये किया गया आपका पहली बार 1 जुलाई 1991 में। 2 बार किया गया था। तो 91 में 2 बार जो रुपए है उसका मूल्य घटाया गया। पहली बार 1 जुलाई को किया गया 1991 में, और दूसरा 3 जुलाई को किया गया। पहली बार 9% घटाया गया और दूसरी बार 11%। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको घटाने का उद्देश्य क्या होता है, या रुपए का मूल्य अगर कमजोर किया रहा है उसको अवमूल्यन किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अवमूल्यन का आप फिर से देख लें, वहां हमने समझा हुआ था। $1 जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया कि ये जो वैल्यू है ये आपका 50 रुपए है, और अगर मान लीजिए सरकार इसको घटाकर $1 का जो हिस्सा है इसको अगर मान लीजिए बढ़ाकर कर देती है 100 रुपए, तो ये एक तरह से कहलाता है रुपए का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन या डेप्रिशिएट कर जाना, कमजोर उसको कर देना। देखिए डेप्रिशिएशन स्वतः होता है और डिवैल्यूएशन एक तरह सरकार करती है। तो ये डेप्रिशिएशन है, इसको आप डिवैल्यूएशन ध्यान रखें, यानी अवमूल्यन करना। अब इसके फायदे क्या हैं? मान लीजिए कोई बाहर का निर्यातक है, कोई अमेरिकी निर्यातक या जर्मन है, वो मान लीजिए भारत का कोई ए सामान जो 25 रुपए का है, तो 25 रुपए का कोई सामान है, तो $1 में $1 में कितने रुपए आ रहे हैं? 50। सामान भारत का कितने का है? 25। तो $1 में वो कितने सामान खरीद सकता है भारत के? 2। तो हम 2 सामान जो ए है उसका निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि $1 में कितने रुपए आ रहे हैं? 50, और हमारा सामान एक कितने का है? 25 रुपए का। अब अगर ये बढ़ाकर 50 से 100 कर दिया जाए तो एक ही डॉलर में अब वो 25 रुपए के कितने सामान खरीद सकता है? 4। तो हमारा निर्यात बढ़ गया। पहले हम $1 में 2 ही सामान को बेच पा रहे थे, अब $1 में हम 4 सामान को बेच पा रहे हैं। अगर हम ज्यादा निर्यात करेंगे तो हमें उत्पादन भी करना पड़ेगा। उत्पादन करना है तो हमें नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। नई फैक्ट्रियां लगाएंगे तो रोजगार लोगों को मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी लोगों की, और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो ये कड़ी होती है कि अगर मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन किया जाता है तो निर्यात को बढ़ाना इसका एक प्राइमरी प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो ये 2 चरण में किया गया, 1 जुलाई और 3 जुलाई को 1991 में 9% और 11%। तो ये एक तरह से तीसरा और अंतिम आपका एक तरह से विराम था। नेक्स्ट हम प्लान पर आते हैं, और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। आपके एग्जाम में पूछा गया वो स्टेटमेंट है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना से आर्थिक सुधार लागू हुए, तो कौन सा नंबर है? 8वीं। क्योंकि 91 में सुधार घोषणा हुई, लेकिन योजना में एक तरह से 92 से जो 97 है उसी में लागू हुई।
अब इस योजना काल में देखें तो तीन तीन प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इसमें रहा। यहाँ पर आप देखें तो पीवी नरसिम्हा राव का समय काल तो था ही, उसके अलावा जब पहली बार 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उनका समय काल है, और बाद में कांग्रेस के समर्थन से एच.डी. देवगौड़ा, तो 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक तरह से देखा गया। यहाँ पर आप देखें तो प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में है तो उसको कौशल देना, उसको रोजगार देना, उसको शिक्षा देना, तो मानव जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको डेवलप करना। दूसरा मानव विकास। मानव विकास का मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी को शिक्षा देंगे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, तो वो आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान कर सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप काम कैसे करेंगे? तो अर्थव्यवस्था में स्वस्थ लोगों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक संसाधन तभी बना सकते हैं जब आप मानव विकास करते हैं, यानी आमदनी भी दे रहे हैं, उसको स्वास्थ्य भी अच्छा दे रहे हैं और उसको शिक्षा की सुविधा भी दे रहे हैं। तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप शिक्षा अच्छी नहीं देंगे तो आपको रोजगार नहीं मिल सकता है, और स्वास्थ्य अगर आपको अच्छी सुविधाएं नहीं है तो शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं। तो मानव विकास पर भी सरकार की तरफ से जोर था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल वो हमने देखा, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है जो सफल थी। तो सफल कौन कौन सी होगी? पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, 5 योजनाएं हो गई। उसके अलावा सारी अनसक्सेसफुल हैं। तो कभी आपसे ऑड वन आउट करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना को अलग कीजिए, तो आपको पहली दे दिया गया, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो अलग कौन है? पहली, क्योंकि सफल योजना है, और दूसरी, तीसरी, चौथी असफल है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखें। अगली पंचवर्षीय योजना में आते हैं 9th 5 ईयर प्लान। ये अगर हम देखें तो 97 से 2002, 1997 से 2002 के बीच में लागू है। यहां पर भी देखें तो एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी का एक तरह से ये कार्यकाल है। तो ये 97 से 2002 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब माना जाता है कि भारत में आपका हाईवे डेवलपमेंट यानी परिवहन विकास करने में, खासतौर पे सड़क परिवहन पर बहुत बड़े पैमाने पर जोर दिया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो तीसरा कार्यकाल था वो इसके लिए खासतौर पर जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि बड़े पैमाने पर हाईवे विकास करने के लिए यहां पर काम किया गया। अब इसमें देखें तो जो सबसे पहला यहां पर था ये कहलाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, या जिसको हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप ध्यान रखें कि भारत के जो 4 महानगर हैं यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको एक तरह से सड़क मार्ग के द्वारा सीधे जोड़ने की बात की गई। देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली से मुंबई आप नहीं जा सकते हैं, भाई आगरा से मुंबई अगर आप देखें तो NH3 का हिस्सा आपका बनता है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवेज नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको ए शहर से मान लीजिए दूसरे में जाना है तो बहुत जगह तो क्या है शहर के अंदर से जाना पड़ता था, तो ये एक तरह से आउटर रिंग रोड या बाहरी हिस्से से कर दिया गया जिससे शहर के अंदर आपको जाने की जरूरत ना पड़े। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य यही था कि जो भी परिवहन के साधन है उनमें एक तरह से जो भी उपयोग किया जाए वो जो कैरियर है यानी जो गुड्स कैरियर है जो सामान को ले जा रहे हैं वो तेजी से जाएं, वो शहरों के अंदर प्रवेश न करें। तो जहां पर बाहर से थे वहां तो दिक्कत नहीं थी, जहां नहीं था वहां पर आउटर रिंग रोड या इस तरह के कॉन्सेप्ट लाकर तेज परिवहन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये आप देखें तो ये कुल मिलाकर कितना था 5846 किलोमीटर लंबा था। दूसरा अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण यानी श्रीनगर उत्तर में और दक्षिण में कन्याकुमारी, इनको जोड़ने का काम किया गया। और ये अगर आप देखें तो लगभग ये आपका 4000 किलोमीटर लंबा है। और तीसरी योजना थी इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व में आप देखें तो असम में सिलचर और पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर, तो इनको आपस में जोड़ने का काम किया गया। और अगर हम पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो ये लगभग 3300 किलोमीटर लंबा था। अब इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों गलियारों को, तो ये एक दूसरे को काटते हैं। एक आध बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आप ध्यान रखें कि दोनों जो गलियारे हैं यानी पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये कहां पर है सिलचर, और ये आपका पोरबंदर, यहां पर श्रीनगर, और ये आपका कन्याकुमारी। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे से मिलते कहां पर हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में झांसी में। तो ये 3 बड़ी योजनाएं थी जो आपकी शुरू की गई। उसी के साथ साथ ध्यान रखें कि भारत में कोलकाता के बाहर, आप सभी इस इसको जानते हैं कि भारत में मेट्रो सर्विसेज सबसे पहले कहां पर शुरू हुई, कोलकाता में। उसके बाद इसे दिल्ली के पार्ट पर प्रारंभ किया गया इसी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखें दिल्ली में मेट्रो का जो संचालन है वो अगली योजना में है,
यानी 8वीं और 9वीं के पार्ट पर आप देखें तो एक तरह से विचार जरूर किया जा रहा था। 9वीं में काम शुरू हो गया और जो 10वीं योजना थी यानी अगली योजना, उसमें मेट्रो का जो संचालन वो दिल्ली में प्रारंभ हो गया। तो मेट्रो सर्विसेज आपका दिल्ली में कलकत्ता से बाहर दूसरे शहर में शुरू हुई। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि वर्तमान में कौन कौन से शहर हैं भारत के जहां पर मेट्रो सर्विसेज ऑपरेट हो रही हैं, उनको आप एक तरह से बताइए कमेंट बॉक्स में कि किन किन जगह पर इस समय मेट्रो सर्विसेज चल रही है। तो ये अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो ये ग्रामीण विकास, उसी के साथ साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, रोजगार, ये आपके लक्ष्य हैं, वो हमेशा रहते हैं। प्रमुख हमने लक्ष्य की बात करी यहां पर कि जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी और डेवलपमेंट, इसको एक तरह से आगे बढ़ाना। तो सरकार की कोशिश ये थी कि सामाजिक न्याय और समानता और विकास, उसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। और उसमें आप देखें तो हाईवे डेवलपमेंट करना, यानी एक तरह से सड़क परिवहन को आगे बढ़ाना, ये प्रमुख रूप से किया गया। जो हमने 3 योजनाओं की यहां पर बात करी, लक्ष्य से पीछे रह गई थी, इसीलिए अनसक्सेसफुल प्लान था, सफल योजना नहीं थी, असफल। नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। तो अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप देखें 2002 से लेकर 2007। इस पंचवर्षीय योजना में आप देखें लक्ष्य रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना, इक्वालिटी यानी समानता, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, ये 3 बड़े लक्ष्य रखे गए। और आप देखें इन लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने के लिए एक योजना लाएगी जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ध्यान रखें ये योजना एक एक्ट, एक कानून है। और ये कब का है? 2005 का। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि मनरेगा योजना किस वर्ष से संबंधित है, 2005, 6, 7, 8। तो 2005 का ये एक्ट है, लेकिन लागू सबसे पहले कहां पर हुई? 2 फरवरी 2006। तो 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ हुई। तो अंतर ध्यान रखें, एक्ट 2005 का है। तो 2006 में जब सबसे पहले यह प्रारंभ हुई तो यह आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है रंगारेड्डी, वहां पर इसको सबसे पहले प्रारंभ किया गया। आप इसको तथ्य जानते होंगे, इसमें 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है, रोजगार की गारंटी है। यानी अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड में नाम है तो आपने अगर रोजगार के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कार्य मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसके बदले आपको भत्ता या कुछ आपको अलाउंस सरकार देगी, जितना समय आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो एक तरह से गारंटी इसीलिए कहा जाता है इसको। और ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखें यहां पर रोजगार की बात की गई तो 100 दिन का काम दिया जा रहा है, और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं भारत में एग्रीकल्चर के 3 मेन सीजन हैं। नाम बताएं एग्रीकल्चर के 3 सीजन जो भारत में काम करते हैं। गर्मी के समय में, ठंडी में, और एक कह सकते हैं जब आप ठंडी से गर्मी वाले में जाते हैं। तो खरीफ वर्तमान में जैसे आपका, उसके अलावा ठंडी में जो रबी का पार्ट है, और रबी से खरीफ के बीच में आपका जायद। तो अगर आप देखें भारत में लगभग 7 से 8 या 9 महीने तक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार रहता है, क्योंकि कृषि में रोजगार उपलब्ध रहता है। 3 साढ़े 3 महीने ऐसे होते हैं जब ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं होता। उस समय ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं या अलग अलग जगह पर रिक्शा चला रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। तो ये पलायन होता था। इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर काम दे दिया जाए तो उनको ज्यादा आमदनी होगी, क्योंकि अगर कोई मजदूर शहर में काम कर रहा है तो रहना खाना उसका वहां पर खर्च है, फिर उसकी बचत होती है। लेकिन अगर गांव में उसको काम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी उसकी आमदनी है वो पूरी बचत है, क्योंकि रहना खाना उसके लिए वहां पर कोई खर्चा नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, भाई ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, अन्य तरह के डेवलपमेंट है। तो सरकार को लगा कि रोजगार भी हम दे सकते हैं, ग्रामीण विकास भी कर सकते हैं, और जो एक तरह से कृषि मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर जो बहुत मार्जिनलाइज है, यानी बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में और सामाजिक रूप में निचले पायदान पर, उसको ऊपर लाया जा सकता है। तो आप देखें मनरेगा के माध्यम से रोजगार, उसके अलावा समानता और सामाजिक न्याय, तीनों को स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो इस योजना को आप ध्यान रखें। बेसिकली बेल्जियम मूल के एक अर्थशास्त्री हैं जीन ड्रेज, यहां पर मैंने अमर सेन के साथ इनका नाम इमेज भी दी हुई है। तो जीन ड्रेज बेल्जियम मूल के इकोनॉमिस्ट हैं, वर्तमान में भारत में रहते हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। तो इनके द्वारा मनरेगा का कॉन्सेप्ट विकसित किया गया। अमृत सेन की बात करें तो उनके साथ में एक तरह उनके एसोसिएट रह चुके हैं। तो जीन ड्रेज का यह कॉन्सेप्ट था कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक रोजगार की गारंटी यहां पर दी जाए। और इस योजना में जब क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि महात्मा गांधी नाम कब जोड़ा गया, क्योंकि जब शुरू किया गया तो यह नरेगा था, इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था। तो 2008 में निर्णय लिया गया
और आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा था उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और ये नरेगा की जगह हो गया मनरेगा। तो कभी कभी 100 दिन का काम तो निश्चित है, लेकिन अगर कहीं पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत सूखे की स्थिति है, तो सरकार इसको बढ़ाती भी रहती है। कहीं 150 दिन भी दिए गए हैं अगर सूखे की स्थिति है कुछ राज्यों में, अन्यथा 100 दिन के काम की यहां पर गारंटी दी जाती है। तो ये क्रांतिकारी योजना आप कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो 2012-13 का एक सर्वे आया था उसके अनुसार विश्व में ऐसी कोई भी योजना आज तक नहीं बनी है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर विकास और रोजगार उपलब्ध कराए हैं। यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण इसका जो लाभ है वो उतना नहीं मिल पाया ग्रामीण क्षेत्र में जितना हो सकता था। वैसे अगर आप देखें तो कोविड-19 के समय सरकार ने जितना आवंटन मनरेगा के लिए किया है मैक्सिमम लगभग इसका खर्च हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं वो काफी बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। तो एक क्रांतिकारी योजना के रूप में इसे आप ध्यान रखें। जहां तक लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य से पीछे रह गए, इसीलिए अनसक्सेसफुल या असफल पंचवर्षीय योजनाओं में थी। तो अनसक्सेसफुल है, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट पर हम आते हैं 11th फाइव ईयर प्लान। ये 2007 से 2012 के 2007 से 12 के बीच में, और यहां पर लक्ष्य था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए जब आप बात करते हैं फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब तीव्र, अधिक, तीव्र, अधिक समावेशी विकास। देखिए तीव्र का मतलब क्या है कि यहां पर माना गया कि अर्थव्यवस्था को 9% या उससे ज्यादा वृद्धि दर हम ले जाएंगे, यानी जो हमारा घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके जो दर है उत्पादन की उसको हम 9% या उसके ऊपर ले जाएंगे। ये अलग बात है कि बाद में 8% के जो नीचे है वो टारगेट प्राप्त हुआ, लेकिन फास्टर ग्रोथ की बात की गई। और ध्यान रखें कि ये 7 से 12 का जो समय है ये दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है। 2007-8 का समय है जब अमेरिका में बड़े बैंक और यूरोप में बड़े बैंक बड़े पैमाने पर कोलैप्स हुए, धराशायी हुए, और पूरा बैंकिंग सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर गया। और अमेरिका यूरोप भारत के प्रमुख निर्यातक बाजार हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई। तो ये अगर पंचवर्षीय योजना असफल थी तो बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक संकट को कहीं ना कहीं माना जाता है। तो 7 से 12 के समय में आप देखें तो फास्टर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। इंक्लूसिव समावेशी का मतलब कि विकास में सभी को शामिल करना, वो चाहे जनजातीय क्षेत्र के लोग हों या किसी ऐसे शहरी क्षेत्र में जहां पर्यावरण की समस्याएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं। मान लीजिए कि वहां पर एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको दिखता है कि डेवलपमेंट नहीं है, शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन वहां पर पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब है। तो विपरीत स्थितियां दोनों जगह हैं। तो विकास सभी को शामिल करके एक समान रूप में करना है। तो जो पीछे रह गए उनको शामिल करना है, जिन्होंने डेवलपमेंट किया है उनको पर्यावरण के अनुकूल या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्तर पर लाना है। और इसी कारण से आप देखें जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। देखिए भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। यहां पर आप लक्ष्य ध्यान रखें, एक एग्जाम में तीनों पॉइंट पूछ लिया गया है। अंतिम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य, और आपको ऑप्शन में दे दिया गया, जैसे पहले पर दे दिया गया तीव्र, दूसरा दे दिया गया सतत यानी सस्टेनेबल, और तीसरा दे दिया गया अधिक समावेशी। देखिए जब एक तरह से आप बात कर रहे होते हैं अधिक समावेशी, तो देखिए आपको ऑप्शन दे दिया गया ए तीव्र, बी दे दिया गया सतत, और सी दे दिया गया अधिक समावेशी, और डी दे दिया गया सभी, ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर क्या तीनों लक्ष्य हैं, तीव्र भी है यानी फास्टर है, सतत है यानी आपका सस्टेनेबल है, और अधिक समावेशी यानी मोर इंक्लूसिव। पहले वाले में आप देखें मोर इंक्लूसिव का जो पार्ट है वो यहां पर भी कॉमन है, फास्टर यहां पर, दोनों में कॉमन क्या है, दो हिस्से, एक हिस्सा अलग हो जाता है। यहां पर सतत की बात नहीं गई, सस्टेनेबल बात नहीं किया गया, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की बात की गई। तो आप 11वीं से 12वीं में ये एक ऐड कर सकते हैं कि 11वें में सतत विकास को और जोड़ दिया गया, और लक्ष्य हो गया तीव्र, सतत तथा एक तरह से क्या आपका अधिक समावेशी विकास। और ये योजना अनसक्सेसफुल पार्ट पर है, जो लक्ष्य है उससे पीछे रह गई।
अब कारण के रूप में अगर आप देखें तो अगर हम 2017 की बात करें तो 2013-14 का जो स्थिति है, भारत में बड़े पैमाने पर बड़े आर्थिक घोटाले हुए, वो चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, कोयला आवंटन की बात करें, या जो हमारा कॉमनवेल्थ घोटाला था, तो उन सब के कारण एक तरह से जो आर्थिक माहौल था वो काफी नकारात्मक था, निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा था और आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर थी। तो उसका एक प्रभाव इस प्लान के पार्ट पर भी दिखता है। और इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ भारत में पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया गया और सरकार ने एक तरह से एक दीर्घकालीन, मध्यम और तात्कालिक 3 स्तर पर प्लानिंग की बात करी। तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हुई। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ प्लानिंग का नया सिस्टम क्या आया, यानी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, और ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिस्टोरिकल पार्ट पर हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उन्हीं को आप प्लानिंग में ध्यान रखें, वो मोर देन एनफ है। यहां पर जो नया स्वरूप आ गया है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बिल्कुल है। तो पहले पार्ट पर आप देखें तो हमारे प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना। तो ये एक तरह का थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। और यहां पर आप देखें, इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2015। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये यूनियन कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन, यानी भारत की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके एक निर्णय के द्वारा, एक सरकारी आदेश के द्वारा इसको गठित किया गया। ये किसी भी तरह की विधायी संस्था नहीं है। आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, ऑप्शन दे दिया गया, जैसे विधायी है मतलब कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, या संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल है, बोथ दोनों है, या दे दिया गया कि एक सरकारी आदेश के द्वारा गठित है। तो ध्यान रखें, गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा, एक प्रस्ताव के द्वारा इस संगठन को बनाया गया है। यह वैधानिक या संवैधानिक पार्ट पर कोई संस्था नहीं है। इसीलिए इसके जो निर्णय है वो सलाहकारी होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, किसी पर ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब क्योंकि सरकार के लोग या सरकार के द्वारा जो सदस्य उसमें नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए सरकार इनके सुझावों को सामान्यतः मानकर आगे बढ़ती है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह कौन आया? पहला, नीति आयोग। अब नीति आयोग में अगर आप ध्यान रखें तो चेयरमैन हमेशा देश का प्रधानमंत्री होगा। तो पहले और वर्तमान नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा, अगर आप देखें तो वाइस चेयरमैन। अगर हम प्लानिंग कमीशन में देखें तो वहां डिप्टी चेयरमैन की एक पोजीशन होती थी, तो नाम थोड़ा बदला गया है हिंदी में, दोनों के लिए आप उपाध्यक्ष ही बोलते हैं। तो यहां पर वाइस चेयरमैन वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। पहले कौन से थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो यहां पर आप नीति आयोग में ध्यान रखें, अध्यक्ष हो गए देश के प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन अभी डॉक्टर राजीव कुमार है, फुल टाइम मेंबर जिन्हें हम बोलते हैं पूर्णकालिक सदस्य। तो फुल टाइम मेंबर्स के पार्ट पर आप देखें तो वीके सारस्वत डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा रमेश चंद भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर वीके पॉल ये प्रमुख आपके एक तरह से चिकित्सक हैं। तो ये मेडिकल फील्ड से हैं, एक एग्रीकल्चर से और एक आपका एक तरह से साइंस से आप कह सकते हैं डिफेंस के सेक्टर, रक्षा क्षेत्र से। तो 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। आगे हम देखें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में क्या? पदेन सदस्य। देखिए, पदेन सदस्य का मतलब यह रहता है कि किसी पद के कारण अगर आपको कहीं पर कोई ज्वाइनिंग मिलती है तो वो पदेन कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो राज्यसभा के जो वहां पर अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के पार्ट पर देखें जो उपराष्ट्रपति हैं वो एक तरह से वहां पर क्या है? पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही वहां पर एक तरह से उस पद को ग्रहण करता है। तो अगर आप किसी पद पर हैं, यहां पर क्या कहा जा रहा है? अगर आप देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं तो आपको यहां जगह मिलेगी। आपकी अपनी कैपेसिटी में आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आप एक पद पर हैं, इस कारण से आपको कहीं पर आमंत्रित किया गया या आपको कहीं पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ये एक्स ऑफिशियो या पदेन कहलाता है। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जो हमने अध्यक्ष लिखे हुए हैं नीति आयोग में वो भी पदेनी है, लेकिन क्योंकि बड़ी पोस्ट है तो एक्स ऑफिसर नहीं मेंशन किया जाता है। इनडायरेक्टली आप ध्यान रखें, जब तक आप देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक आप नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहां पर एक्स ऑफिसर या पदेन सदस्य आप देखें तो देश के जो भी रक्षा मंत्री होंगे वर्तमान में राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश में जो भी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या कोई उसके अलावा उनके पास कोई भी पद है, जैसे वर्तमान में अगर आप देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी है। तो देश के जो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर है वो तीसरा सदस्य। अगर हम चौथे पर देखें तो ये एग्रीकल्चर कृषि मंत्री हैं, वो एक तरह से यहां पर चौथे सदस्य हैं
एक्स ऑफिसो पदेन, और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये 4 यहां पर आपके एक्स ऑफिसो या पदेन सदस्य हैं। अगर हम स्पेशल इनविटेशन की बात करें, यानी विशेष रूप से आमंत्रित, तो कुछ ऐसे मंत्रालय हैं कि वहां के मंत्रियों को स्पेशली यहां पर इनवाइट किया गया है। पहला अगर आप देखें तो नितिन गडकरी, ये वर्तमान में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, यानी सड़क परिवहन मंत्री हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम जो उद्योग मंत्रालय है उसके भी मंत्री नितिन गडकरी हैं। दूसरा आप देखें थावरचंद गहलोत, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री हैं। और साथ में पीयूष गोयल, ये रेलवे मंत्रालय इनके पास है, और साथ साथ इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। तो ये 3 लोग हैं स्पेशल इन्विटेशन, यानी विशेष रूप से इनको आमंत्रित किया गया। कहां पर? नीति आयोग में। ध्यान रखें 18-19 में इसमें परिवर्तन किया गया है, तो ये बिल्कुल नए पार्ट पर है कि कौन कौन नीति आयोग में सदस्य होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जो लास्ट आपके मेंबर हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि स्पेशल इन्विटेशन में, तो ये है राव इंद्रजीत सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चार्ज है। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, राव इंद्रजीत सिंह, उनको यहां पर रखा गया है। देखिए प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको यहां पर सदस्य बनाया गया है। और ध्यान रखें नीति आयोग में अभी हमने आपको मेन रूप में ध्यान रखना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन कौन? डॉक्टर राजीव कुमार। पहले अरविंद पनगड़िया, जिन्होंने सही बताया था वो अपने कमेंट में देखें। और आपको दूसरा एक पर ध्यान रखना है यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, यानी नीति आयोग का कौन एक तरह से सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य करता है। तो यहां अगर आप देखें तो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत, इमेज आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री चेयरमैन के रूप में, डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरमैन और अमिताभ कांत इसके सीईओ। तो ये 3 प्रमुख पद है जो आपको नीति आयोग में ध्यान रखने हैं। यहां तक नीति आयोग काम क्या कर रहा है, तो काम के पार्ट पर आप ध्यान रखें कि नीति आयोग का जो प्रमुख फंक्शन एक तरह से क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो एक तरह से सहकारी संघवाद, संघ का मतलब केंद्र सरकार और राज्य, तो केंद्र राज्य के बीच में जो सहयोग है वो एक तरह से बढ़ाना, उसके आधार पर काम करता है। और इस सहयोग को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए नीति आयोग एक तरह से काम करता है। तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कह सकते हैं संघ और जो राज्य है उनके बीच में एक तरह से सहयोग करने के लिए। एक दूसरा हिस्सा एक्ट एज रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, यानी जो हमारा संसाधन है उसको किस तरह से उपयोग करना है और किस तरह से ज्ञानवर्धन भारत में बढ़ाना है, उसके एक सेंटर के रूप में नीति आयोग काम करेगा। तो रिसोर्स का यूज करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना, इसके लिए नीति आयोग के प्रयास रहेंगे। तीसरा अगर हम हिस्सा देखें यहां पर तो डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, यानी भारत में एक तरह से जो नीति लागू करनी है, जो योजनाओं को लागू करना है, उसके बारे में डिजाइन ये बनाएगा, या एक तरह से कह सकते हैं ब्लूप्रिंट बनाएगा, और क्या फ्रेमवर्क होगा वो एक तरह से तैयार करेगा कि आर्थिक नीतियों को कैसे लागू किया जाए। और एक चौथे हिस्से में आप देखें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कोई भी योजना आप लागू कर रहे हैं अगर उसका मूल्यांकन नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग निगरानी नहीं होगी, तो उसमें जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो सकती हैं। मान लीजिए भ्रष्टाचार या करप्शन है तो उसको रिमूव नहीं करेंगे तो लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ये एक मैंडेटरी पार्ट है किसी भी सक्सेसफुल प्लानिंग में। नीति आयोग इन चारों को मिलाकर एक तरह से कार्य करता है। एक दूसरे पार्ट पर आप देखें, हमने नीति आयोग में भी जो सदस्य लिए उनमें कोई भी राज्य का व्यक्ति नहीं है। और भारत में जब आप पंचवर्षीय योजना या नए तरह की योजना की हम जो बात कर रहे हैं, किसी को भी लागू करें तो लागू कौन करेगा? राज्य। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? राज्य हैं। जैसे मैं यहां पर आपको इस क्लास में इकोनॉमी का पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चे हैं वो एक तरह से डिसाइडर हैं कि भाई किन किन चीजों को हमें देखना है, बच्चों के लिए क्या लाभकारी है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ाना है। तो उसी तरह सरकार को देखना पड़ेगा कि जब योजना आप लागू करते हैं तो जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भावनाएं या उनके जो विचार हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आपके एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट एंड यूटी इन प्लानिंग इन इंडिया एट प्रेजेंट?
और आपके ऑप्शन के पार्ट पर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन एक ऑप्शन दे देते हैं, मान लीजिए नीति आयोग को दे देते हैं, उसके अलावा एनडीसी दे देते हैं, और इसके अलावा ऑप्शन दे देते हैं गवर्निंग काउंसिल। तो वर्तमान आंसर क्या है? शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है प्लानिंग में। इंडिया में जो प्लानिंग की जाएगी, यानी कितने भी साल की, वो एक अलग इशू है। प्लानिंग जो भी बनाई जाएगी उसमें गवर्निंग काउंसिल का भी रोल रहता है, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, खासतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ यूटी के यूनियन टेरिटरी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल यहाँ पर सदस्य के रूप में रहते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित को प्रतिनिधित्व प्लानिंग में देता है गवर्निंग काउंसिल। और गवर्निंग काउंसिल के पहले कौन देता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो एनडीसी की जगह आ गया एक तरह से गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद। तो यहां पर आप ध्यान रखें, सदस्यों की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल एक तरह से क्या है? ये जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, कितने, जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, देखिए राज्यों में जहां जहां राज्य जिनको आप बोलते हैं भारत में, सब जगह सीएम है। यूटी में आप दो जगह जानते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। आगे चलकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो वो भी केंद्र शासित प्रदेश के विशेष दर्जे के साथ है, जिसमें विधानसभा होगी। तो यूटी में आप देखें तो जम्मू कश्मीर का जब आगे चुनाव होगा, वहां पर जब मुख्यमंत्री बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो भी सदस्य के रूप में आ जाएंगे। तो जो भी मुख्यमंत्री हैं राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, वो सारे सदस्य हैं। उसके अलावा अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल हैं, उनको यहां पर सदस्य एक तरह से बनाया गया है। और ध्यान रखें, प्रभावी रूप में ये 16 फरवरी 2015 से एक तरह से पूर्ण रूप से कार्य करना इसे प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इसी दिन सरकार का एक आदेश आया गवर्निंग काउंसिल को गठित करने के लिए। और लास्ट जो पॉइंट यहां पर अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का लेना है, उसी के लिए एक तरह से गवर्निंग काउंसिल को बनाया गया है। प्लानिंग के पार्ट पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश का रोल बढ़ाना है या उनकी भूमिकाओं को रखना है, इसके लिए गवर्निंग काउंसिल काम करता है। जहां तक इसके टोटल मेंबरशिप अगर आप सीक्वेंस में देखें, हमने वहां पर एक साथ लिखा हुआ था, तो मेंबर में ध्यान रखें चेयरमैन, देश के प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो भी नीति आयोग के सदस्य हैं, वो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर जो नीति आयोग में थे, एक्स ऑफिसर कौन कौन से थे? रक्षा मंत्री थे, उसके अलावा गृह मंत्री थे, और उसके अलावा साथ साथ एक तीसरे मंत्री वहां पर थे, एग्रीकल्चर। तो जो एक्स ऑफिसियो पदेन सदस्य थे नीति आयोग में, वो यहां पर सदस्य रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन है, यानी डॉक्टर राजीव कुमार, वो यहां सदस्य रहेंगे। जितने भी फुल टाइम मेंबर्स हैं नीति आयोग के, स्थायी सदस्य कौन कौन से थे? वीके सारस्वत, उसके अलावा रमेश चंद और डॉक्टर वीके पॉल, तो वो भी यहां पर सदस्य रहेंगे। तो ये तो आप एक तरह से कह सकते हैं नीति आयोग के सदस्य हैं, जो लगभग सारे यहां पर हैं। जो विशेष आमंत्रित हैं, स्पेशल इन्विटेशन, उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा लगभग सभी यहां पर सदस्य हैं। और चेयरमैन दोनों में कॉमन है, दोनों में प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। उसके अलावा स्टेट और यूटी में जहां जहां सीएम है, उन सब जगह पर, यूटी में आपको ध्यान रखना है वर्तमान में दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एलजी अगर हम बात करें, उपराज्यपाल, तो ये अंडमान निकोबार के जो एलजी हैं वो इसमें अभी इनवाइट किए गए हैं। जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से यूटी के एक तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको यहां पर शामिल किया जाता है। और स्पेशल इनवाइटेड जो मेंबर नीति आयोग के हैं, उनको भी विशेष आमंत्रण के रूप में बुलाया जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि हमेशा होंगे, लेकिन इनको बुलाने की प्रक्रिया हो सकती है, उनको बुलाया जा सकता है। तो हमारी प्लानिंग के पार्ट पर जो नया चेंज आया है, एक लास्ट हिस्सा देख लेते हैं, फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। तो हमारी प्लानिंग के पार्ट पर सरकार ने 3 हिस्से में बांट दिया है। पहला कि सबसे बड़ा 15 साल के लिए एक विजन बनाया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे दृष्टिकोण रखा जाएगा कि 15 साल में हमें करना क्या है। दूसरा, 7 साल के लिए हमें स्ट्रेटजी या रणनीति बनानी है, और 3-3 साल के एक्शन प्लान बनाने हैं। और पहला एक्शन प्लान अगर आप देखें तो 2017-18, उसके अलावा 18-19 और 19-20 के लिए एक तरह से कार्य कर रहा है। तो आप देखें इसे, इसीलिए अगर आप देखें तो 3-3 साल की कितनी योजनाएं होंगी? 5 योजनाएं, क्योंकि आपको 15 साल लगाना है। और 7-7 साल की कितनी रणनीतियां होंगी? 2। तो इसीलिए इसको 1-2-3 प्लान भी, या एक तरह से 1-2-3 प्लान भी कहा जाता है। तो एक लक्ष्य है 15 साल का, 2 रणनीतियां हैं, और 3-3 साल की 5 योजनाएं हैं। तो आप इस तरह से प्लानिंग के पार्ट को तोड़ दिया गया है। तो 5 ईयर प्लानिंग को समाप्त करके ये प्लानिंग का नया स्ट्रक्चर है वो भारत में अब लाया गया है। यानी 15 साल के लिए हम एक विजन रखेंगे कि अर्थव्यवस्था को हमें कहां पर लेकर जाना है।
7 साल के अंतर पर स्ट्रेटजी या रणनीति चेंज करेंगे। यानी आज है तो आज से 7 साल के बाद हम फिर से स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या हमें परिवर्तन करना है, क्या और बढ़ाना है। और 3-3 साल के एक्शन प्लान होंगे, यानी 3-3 साल की योजनाएं होंगी। तो आप कह सकते हैं 5 साल की योजनाओं का जो 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट है उसकी जगह पर ये 3 प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एक तरह से आ गया है। ये बड़े पैमाने पर टारगेट है, ये मध्यम स्तर पर, और ये तात्कालिक लक्ष्य जो एक तरह से 3 साल के लिए एक तरह से लिया जाता है। तो ये हमारे प्लानिंग का एक तरह से एक नया स्ट्रक्चर है जो वर्तमान में आपका एक तरह से यूज किया जा रहा है। तो ये हमने प्लानिंग का और साथ में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो खत्म किया। नेक्स्ट क्लास के पार्ट पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मनी बैंकिंग का पार्ट है उसको एक तरह से आगे स्टार्ट करेंगे। इससे क्वेश्चन के पार्ट पर आप देखें 1 से 12 तक जो प्लान है, वर्तमान स्ट्रक्चर, नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल महत्वपूर्ण है, सफल असफल योजनाएं ध्यान रखें आप। और इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जो हमने पहला डिस्कस किया था उसमें जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है, मैक्रो माइक्रो का अंतर, और कौन इसके प्रणेता हैं, किन्होंने आगे बढ़ाया, कौन इसके वर्तमान में इकोनॉमी के या इकोनॉमिक्स के जिनको वर्तमान में एक तरह से उसका फादर माना जाता है या मॉडर्न कौन माने जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स एक तरह से आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्लास के पार्ट पर हम आपका मनी बैंकिंग का जो हमारा 3rd टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरबीआई, उसके कार्य, भारत में व्यापारिक बैंक, भारत में बैंकिंग का जो नया सिस्टम है जैसे पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इस तरह के जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनको हम वहां पर एक तरह से डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास के पार्ट पर हम मनी बैंकिंग से हमारे अगले हिस्से को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।